ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था कंपैरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। आज हम कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज़ करेंगे उसको स्टडी करते हैं। पहले क्या स्टैंडर्ड इंटीग्रल हम इसमें यूज़ करेंगे वो है इंटीग्रल a से इन्फिनिटी f dx, वेयर f वी विल टेक 1/x की पावर n। तो जब भी इन्फिनिटी पर मुझे कन्वर्जेंस चेक करनी होगी तो कंपैरिजन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करेंगे? इंटीग्रेशन a से लेकर इन्फिनिटी 1/x की पावर n dx, वेयर a इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। a मस्ट बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। अभी एक्सप्लेन करती हूँ क्यों होना चाहिए। एंड आई हैव टू शो दैट दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ n इज ग्रेटर देन 1। अब इस चीज को देखो बहुत ध्यान से। सबसे पहली बात, क्यों कहा गया कि a शुड बी ग्रेटर देन 0? लेट अस सपोज a 0 होता तो मेरा इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी 1/x की पावर n होता। अगर 0 यहाँ पर है तो 0 के ऊपर ये जो फंक्शन है ये बनता 1/0 की पावर n, और 0 की पावर n अगर n पॉजिटिव है तो 0 और 1/0 विल बिकम इन्फिनिटी। यू कैन से दैट n पॉजिटिव के लिए उस केस में लोअर एंड पर भी प्रॉब्लम होती। समझ रहे हो इस चीज को? अगर इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट हमारी पॉजिटिव ना होती, लेट अस सपोज 0 होती, तो उस केस में लोअर एंड पर भी मेरी इम्प्रॉपर्टी होती, क्योंकि फॉर x इज इक्वल टू 0 1/0 विल गिव मी एन इनफाइनाइट वैल्यू, राइट? और हमें पता है एट ए टाइम तो हम एक ही इम्प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो अगर 0 से इन्फिनिटी होता भी तो मुझे उसको दो पार्ट्स में सेपरेट करना ही पड़ता। लेट अस से 0 to 1 देन 1 to इन्फिनिटी। समझ रहे हो इस चीज को कि जब भी लोअर एंड 0 होता, 0 पर फिर ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा। अनबाउंडेड हो जाएगा तो मेरे को दो इम्प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी पड़ेंगी। वो अभी हम यहाँ नहीं चाह रहे, हम तो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल डेवलप करना चाह रहे हैं, और इस वजह से ही हम लोअर एंड इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल में क्या मारने, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। इसी तरह से अगर लोअर एंड नेगेटिव होता, लेट अस सपोज a की वैल्यू -2 होती, तो ये बनता -2 से इन्फिनिटी, और -2 से इन्फिनिटी के रास्ते में फिर से 0 आता। -2 और इन्फिनिटी के बीच में हमारे पास 0 पॉइंट फिर से आता, और 0 पर हमें प्रॉब्लम है, इसलिए लोअर एंड माइनस भी नहीं हो सकता। तो जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल हम कंसिडर करेंगे इस केस में, उसका लोअर एंड दैट शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। और यही चीज हमें इन्फिनिटी पर जब प्रॉब्लम होगी तब सम्स करते हुए भी ध्यान रखना है। अगर कोई इंटीग्रल जिसकी मैं कन्वर्जेंस चेक करूं उसकी लोअर लिमिट 0 है तो पहले हमें 0 पॉइंट को सेपरेट करना ही करना है, चाहे वहां पर प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। द रीजन बीइंग कि जिस स्टैंडर्ड इंटीग्रल से हम उसको कंपेयर करेंगे, जो कि ये वाला इंटीग्रल है, उसके लिए लोअर एंड पॉजिटिव ही होना चाहिए। समझ गए इस चीज को? तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है यहाँ पर कि वाई ए शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, राइट? अब आगे स्टैंडर्ड इंटीग्रल तो सिंपल ही है। हमारा इंटीग्रल है a से इन्फिनिटी 1/x की पावर n dx, और फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा था कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन्फिनिटी की जगह हम लिख लेंगे t एंड विल टेक लिमिट t गोज टू इन्फिनिटी। तो मेरे पास इंटीग्रल होगा लिमिट t गोज टू इन्फिनिटी a से लेकर t 1/x की पावर n dx। अगर ये लिमिट फाइनाइट होगी द इंटीग्रल विल कन्वर्ज, अगर ये लिमिट इनफाइनाइट होगी द इंटीग्रल विल डाइवर्ज। ठीक है, फिर से यहाँ मुझे दो केस सेपरेट करने पड़ेंगे, एक जब n 1 के इक्वल नहीं है और दूसरा इफ n इज इक्वल टू 1। क्योंकि अगर n 1 होगा तो यहाँ बन जाएगा 1/x dx, और 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x, राइट? तो इसलिए एक केस हम यहाँ अलग करेंगे, n इक्वल टू 1 का और n नॉट इक्वल टू 1 का केस सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो पहले हम करते हैं केस 1 व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 1। अगर n 1 के इक्वल नहीं है तो 1/x पावर n की क्या इंटीग्रेशन हुई? अगर x की पावर n मैं ऊपर ले जाऊं तो ये बनेगा x की पावर -n, और x की पावर -n की इंटीग्रेशन हुई x की पावर -n प्लस 1 अपॉन -n प्लस 1 विद लिमिट्स a टू t। अब क्या किया, 1/1 -n अलग लिख लिया,
x की पावर -n+1 को अगर मैं डेनोमिनेटर में ले जाकर लिखूं तो ये बनेगा 1/x की पावर n-1 विद लिमिट्स a टू t। अब लिमिट्स अप्लाई कर दो और ये 1/1 x क्योंकि t पर डिपेंड नहीं करता तो उसको हम लिमिट के बाहर लिख लेंगे। तो मेरे पास आएगा 1/1 - n लिमिट t गोज टू इन्फिनिटी 1/t की पावर n-1 -1/a की पावर n-1। ठीक है। अब आप लेंगे जब t इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर t इन्फिनिटी है तो ये होगा इन्फिनिटी की पावर n-1 और इन्फिनिटी की पावर n-1 इन्फिनिटी ही रहेगा इफ दिस n-1 इज पॉजिटिव। समझ रहे हो? अगर n-1 पॉजिटिव है या we say n is greater than 1, n-1 पॉजिटिव मीन्स if n is greater than 1, तो यहाँ पर इन्फिनिटी की पॉजिटिव पावर और इन्फिनिटी की पॉजिटिव पावर मीन्स इट इज इन्फिनिटी एंड 1/infinity विल बिकम 0। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। तो मेरे पास क्या बनेगी लिमिट अगर n 1 से बड़ा है -1/1 - n a की पावर n-1 और विच इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। फाइनाइट आने का मतलब हो जाएगा कि दिस इंटीग्रल विल कन्वर्ज। तो n ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा इंटीग्रल क्या करेगा? कन्वर्ज। ठीक है। सेकंड केस पे आओ। अगर ये टर्म नेगेटिव हो गई तो ये हुई इन्फिनिटी की नेगेटिव पावर, यानी इसको अब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। इन्फिनिटी अगर न्यूमरेटर में आ गई तो ये टर्म हो गई इनफाइनाइट। ये टर्म इनफाइनाइट हो गई, इसका मतलब इंटीग्रल विल डाइवर्ज। तो क्या आया मेरे पास कि n ग्रेटर देन 1 के लिए इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, n लेस देन 1 के लिए इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा। अभी एक केस हमारा रह गया, कौन सा केस? इफ n इज इक्वल टू 1। अगर n 1 हुआ तो मेरा फंक्शन सिंपली 1/x है। 1/x की इंटीग्रेशन क्या हो गई? log x। लिमिट लगाऊंगे तो क्या आएगा? log t minus log a, right? And when I take the limit t goes to infinity, so what I have? Log infinity, which is infinity, minus आएगा log a, infinity minus log a is infinity, और infinity होने का मतलब the integral will diverge. But we have seen अगर n 1 के इक्वल है तब भी डाइवर्ज कर रहा है, अगर लेस देन 1 है तब भी डाइवर्ज कर रहा है। कन्वर्ज सिर्फ कब कर रहा है? व्हेन n इज ग्रेटर देन 1। तो यही चीज हमने कही थी, द गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ n इज ग्रेटर देन 1। तो अब हमें याद रखना है, जब भी आप इन्फिनिटी के ऊपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल चेक करेंगे और कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे तो वहां हम कौन सा स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करेंगे? इंटीग्रल a से इंफिनिटी 1/x की पावर n dx, where a must be strictly positive and this integral converges if and only if n is greater than 1। ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा से टेस्ट और हैं जो हम इसको पढ़ेंगे। देखो, कंपैरिजन टेस्ट जो हम अप्लाई करते हैं उसकी सिर्फ एक लिमिटेशन है कि कंपैरिजन टेस्ट सिर्फ हम पॉजिटिव फंक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर फंक्शन पॉजिटिव नहीं होगा तो उस फंक्शन के लिए हम कंपैरिजन टेस्ट यूज नहीं कर सकते, चाहे इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड की बात करो या फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड की बात करो। तो अब जो आगे आप देखेंगे दो टेस्ट सिंपल छोटे छोटे टेस्ट हैं। ये हैं अगर इंटीग्रेंट पॉजिटिव ना हो, यानी रैंडम साइंस इंटीग्रेंट के हों, इट माइट बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी हैविंग फ्लक्चुएटिंग साइंस। तो उस केस में हम जिस टेस्ट का यूज करते हैं वो टेस्ट कौन सा है? कॉशी टेस्ट। ठीक है। दोनों काइंड के इंटीग्रल्स के लिए, फर्स्ट काइंड के लिए भी और सेकेंड काइंड के लिए, और इसको हम क्या बोलते हैं? जनरल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल if integrand may or may not be positive, right? तो अगर इंटीग्रेंड के साइन के बारे में हम श्योर नहीं है तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे? कॉशीज टेस्ट। पहले हम इसको करते हैं फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड मीन्स कि एंड लिमिट्स में अपर या लोअर लिमिट में इन्फिनिटी अगर होगा। अभी हम सिर्फ अपर एंड के लिए पढ़ते हैं।
the necessary and sufficient condition for the convergence of improper integral कौन सा a से infinity f dx is that to every m positive there exists a positive number t naught such that integration t1 से t2 f dx mod is strictly less than m for every t1 and t2 strictly greater than t naught. इस कंडीशन को आप अच्छे से लर्न भी कर लेना क्योंकि आगे जो हम 2 टेस्ट करेंगे इस एक्सरसाइज के बाद वहां रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम कॉशियस टेस्ट का ही यूज करेंगे. ठीक है, लेट अस स्टार्ट इट. बहुत सिंपल है. हमें क्या चाहिए कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो. इंटीग्रल a से इंफिनिटी f dx कब कन्वर्ज करता है? इफ एंड ओनली इफ दिस लिमिट क्या करते हो जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था, इंफिनिटी की जगह t रख दिया एंड वी टेक द लिमिट t गोज टू इंफिनिटी. तो क्या कैलकुलेट करना है? अगर तो ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है देन द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, अदरवाइज द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट. तो हम इसको कैसे लिखते हैं? This integral converges if and only if limit t goes to infinity, integral a to t f dx exists finitely. ठीक है, अब देखो इसके आगे हम कैसे करेंगे. ये जो इंटीग्रल है ये किस वेरिएबल का फंक्शन हो गया यहाँ पर t का, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो एक बार आप x को अपर लिमिट t पुट करोगे और एक बार लोअर लिमिट a. a तो कांस्टेंट है तो यहाँ पर हमारा जो t है वो एक वेरिएबल है. तो इस इंटीग्रल को अगर हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट एज फंक्शन ऑफ t. तो क्या लिख लिया? लेट कैपिटल f ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू t f dx. ठीक है, और हम क्या चाहेंगे कि इंटीग्रल कन्वर्ज करे. इंटीग्रल कब कन्वर्ज करेगा? अगर इस फंक्शन की लिमिट as t goes to infinity exists finitely. और इस लिमिट की फाइनाइट एग्जिस्टेंस के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम बोलते हैं कॉशियस क्राइटेरिया फॉर फाइनाइट लिमिट्स. क्या कहता है ये? कॉशियस क्राइटेरिया फॉर फाइनाइट लिमिट्स से हमारे पास आता है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन f t to have a finite limit as t goes to infinity is that for given m positive there exists a number t naught such that mod of f of t2 minus f of t1, इसको ठीक से कर लेना, this is f of t1 is strictly less than m for every t1 t2 greater than t naught. बस ये वाली जो कंडीशन है इसको आपने याद रखना है. उसके बाद तो जस्ट एक कैलकुलेशन वर्क है कि फाइनाइट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए एज t गोज टू इंफिनिटी स्पेसिफिकली हमारी कंडीशन क्या होती है. ठीक है, लेट अस नाउ पुट द वैल्यू ऑफ f ऑफ t2. f ऑफ t2 क्या बनेगा? इंटीग्रल a से लेकर t2 f dx. और f ऑफ t1 क्या बनेगा? इंटीग्रल a से लेकर t1 f dx. इस डिफरेंस का मॉड इट शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन m फॉर एवरी t1 t2 ग्रेटर देन t naught. इसको देखो, अगर मैंने इस माइनस साइन को प्लस बनाना है तो इंटीग्रल के लिमिट्स क्या हो जाएंगी? t1 से a, तो ये प्लस हो गया और इंटीग्रल के लिमिट्स हो गई t1 से a. इन दोनों को ऐड करो, क्या आया? t1 से a प्लस a से t2. तो कहाँ से कहाँ तक हो गया? बेसिकली ये t1 से t2. ये चीज बन गई और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था. तो ये 4-5 लाइन का बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है. इसको यू कैन डू दैट. समझ गए? कुछ भी अगर इसमें आपको नहीं समझ में आए यू कैन ऑलवेज आस्क फ्रॉम मी. राइट, चलिए नेक्स्ट इसका ही एनालॉगस पार्ट जो हमें करना है फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड. जल्दी से करते हैं. द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to b f dx at a. किस पॉइंट पर प्रॉब्लम है? लोअर एंड a पर. a being only point of infinite discontinuity is that for each m greater than 0 there exists a positive number delta such that integral a plus epsilon to a plus epsilon 2 f dx mod is strictly less than m
for epsilon 1 and epsilon 2 greater than 0 less than delta। ये भी बहुत सिंपल रिजल्ट है। देखो ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है ए से बी में इफ एंड ओनली इफ। ए पॉइंट पर प्रॉब्लम है तो ए पॉइंट को हम कैसे अवॉइड करते हैं, ए की जगह क्या लिख लेते हो, ए प्लस एप्सिलॉन एंड वी टेक द लिमिट एप्सिलॉन गोज टू 0 प्लस। अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, राइट। तो बस उसी को हमने आगे एलैबोरेट करना है। यहाँ पर अब ये इंटीग्रल एप्सिलॉन का फंक्शन हो गया तो इसको सॉरी यहाँ पर ठीक कर लेना, दिस इज फाई ऑफ एप्सिलॉन। यहाँ मैंने फाई ऑफ एक्स लिखा हुआ है, फाई ऑफ एक्स नहीं है, ये किसका फंक्शन है, एप्सिलॉन का। सो यू राइट इट हियर, फाई ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल a plus epsilon से b f d x, right, where epsilon is something positive। तो फिर से कॉशीज क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया था फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट लिमिट्स एज t गोज टू इंफिनिटी, जो ऊपर वाले थ्योरम में हमने किया। और यहाँ हमने कॉशीज क्राइटेरिया यूज करना है फॉर एप्सिलॉन गोइंग टू 0 प्लस, ठीक है। तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ विच फंक्शन, phi of epsilon as epsilon goes to 0 plus is that for given m greater than 0 there exists a positive number delta such that mod of phi of epsilon 1 minus phi of epsilon 2 is less than m whenever epsilon 1 and epsilon 2 are greater than 0 but less than delta। तो बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ यहाँ लिखने में चेंज है। वहां पर हम लिख रहे थे T1 एंड T2 ग्रेटर देन T0, यहाँ क्या आपने लिखना है, एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 लाइंग बिटवीन 0 एंड डेल्टा। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन वर्क है। फिर से फाई ऑफ एप्सिलॉन 1 बना इंटीग्रल a प्लस एप्सिलॉन 1 से b f dx, फाई ऑफ एप्सिलॉन 2 क्या हुआ, इंटीग्रल a प्लस एप्सिलॉन 2 से b f dx। फिर जब इस माइनस को प्लस बनाना है तो लिमिट्स हो गई b से a प्लस एप्सिलॉन 2, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, a प्लस एप्सिलॉन 1 से a प्लस एप्सिलॉन 2। तो इस दोनों रिजल्ट्स को आपने कर लेना है। इनका यूज हम कब करते हैं, जब हमारे इंटीग्रेंट का साइन पॉजिटिव थ्रू आउट या थ्रू आउट नेगेटिव ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, लास्ट जो आज हमें इसमें करनी है, दैट इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। क्या डेफिनेशन है, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to b f dx is absolutely convergent at a if and only if integral a to b mod f dx is convergent at a। सिमिलर डेफिनेशन आप बना सकते हो फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ये सेकेंड काइंड के लिए है क्योंकि लिमिट्स a से b है। अगर लिमिट्स a से इंफिनिटी होंगी तब भी सिमिलर डेफिनेशन। बेसिकली कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा अगर मॉड ले ले हम इंटीग्रेंड का और वो इंटीग्रल कन्वर्ज करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा रिजल्ट है, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। अगर कोई इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है तो वो कन्वर्ज भी जरूर करेगा। तो लेट अस प्रूव। सबसे पहले हमने क्या एज्यूम कर लिया कि इंटीग्रल a से b f dx is absolutely convergent at a। क्योंकि ये इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इट मीन्स इंटीग्रल a to b mod f dx is convergent at a। और कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से क्या आएगा, कॉशीज टेस्ट जो अभी भी ऊपर हमने पढ़ा, दैट फॉर गिवन m पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट्स ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट mod of इंटीग्रल a plus epsilon 1 से a plus epsilon 2 mod f dx is strictly less than m for epsilon 1 and epsilon 2 lying between 0 and delta। और यहाँ साथ ही हमने assume कर लिया कि let us write epsilon 1 is lesser than epsilon 2, that we can always take, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इस चीज को देखो, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है और यहाँ पर क्योंकि एप्सिलॉन 2 मैंने एप्सिलॉन 1 से बड़ा ले लिया है तो अपर लिमिट इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट, राइट। तो ये जो इंटीग्रल होगा ये पॉजिटिव इंटीग्रल होगा,
हमने रीमान इंटीग्रेशन में पढ़ा था, अगर एक फंक्शन f पॉजिटिव है तो उसका इंटीग्रल भी क्या है, पॉजिटिव। तो इसका इंटीग्रल पॉजिटिव है तो मॉड लेने का कोई यूज नहीं, मॉड को छोड़ दिया तो व्हाट आई गेट, इंटीग्रल a प्लस एप्सिलॉन 1 से a प्लस एप्सिलॉन 2 mod f dx is strictly less than m whenever epsilon 1 and epsilon 2 they are lying between 0 and delta। फिर से रीमान इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी रिकॉल करो, दैट मॉड ऑफ द इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड। हमने जब प्रॉपर्टीज लास्ट पार्ट में की हैं रीमान इंटीग्रेशन की, तो उसमें एक प्रॉपर्टी थी दैट मॉड ऑफ इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड। ठीक है, इन दोनों को अब आप कंबाइन कर दो, कंबाइन करो, देखो a is less than b and b is less than c, तो what you will have, a is less than c, यानी mod of इंटीग्रल a plus epsilon 1 से a plus epsilon 2 f dx is strictly less than m whenever epsilon 1 and epsilon 2 are greater than 0 and less than delta। तो you can see here, यहाँ पर फिर से कॉशीज टेस्ट लग गया, लेकिन अब किस फंक्शन पे लगा है, f पे। तो इट मीन्स f का इंटीग्रल a से b में क्या हो गया, कन्वर्जेंट, और यही मुझे प्रूव करना था। तो ये रिजल्ट क्या कहता है, अगर कोई भी इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है देन इट इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। बट क्या कन्वर्स भी ट्रू है, कि अगर इंटीग्रल कन्वर्ज करे तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज भी करेगा, दैट मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू। जैसे हमने सीरीज में किया था कि कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है, बट जरूरी नहीं है, इफ अ सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली देन इट इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई इंटीग्रल कन्वर्ज करे बट एब्सोल्युटली कन्वर्ज ना करे, ऐसे इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, ऐसे इंटीग्रल को क्या बोलेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट इंटीग्रल। फाइन। इसी तरह से अगर आपके पास रिजल्ट प्रूव हम कर सकते हैं किस तरह के इंटीग्रल्स के लिए, फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड ऑल्सो, या अगर मुझे बी एंड पर प्रॉब्लम है तब भी सिमिलर तरह के रिजल्ट्स हमारे आएंगे। तो यहाँ तक का आर्टिकल वर्क आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। हमने आज जो इस लेक्चर में क्या 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 किया है, एक तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को हमने स्टडी किया कि क्या यूज़ करेंगे, फिर कॉशीज टेस्ट किए इफ़ द इंटीग्रेंट मे और मे नॉट बी पॉजिटिव, फिर हमने डेफिनेशन की है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की। तो इस सारे को बहुत अच्छे से कर लेना है, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इसमें या कोई भी स्टेप समझ नहीं आता तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी। ठीक है।